साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों का स्वागत करता हूं कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ज़बरदस्त टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो को अच्छी तरह से पढ़ा और आज का जो टॉपिक है वो है बीसल देव रासो। अभी हम लोग जो साहित्य हमारा चल रहा है वो रासो साहित्य चल रहा है और रासो साहित्य में आज का जो टॉपिक है वो बीसल देव रासो और परमार रासो, ये दोनों टॉपिक आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। साथियों अगर चैनल को पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को प्यार दीजिए। साथियों मेरे हिसाब से शायद आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा और बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों के बन रहे होंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहाँ पर ये सारा का सारा मैटर आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। साथियों देखिएगा, सबसे पहले बात हम लोग करेंगे बीसल देव रासो की। बीसल देव जो रासो है उसके जो लेखक रहे हैं, बीसल देव रासो के जो लेखक हैं वो है नरपति नाहल। क्या नाम है उनका? नरपति नाहल है। रचना काल इनका रहा है 1155 ईस्वी, यानी कि बीसल देव रासो के जो रचना काल का जो बात हम लोग करते हैं वो है 1155 ईस्वी और इसके लेखक की बात अगर हम करें तो वो है नरपति नालह। अब सबसे मुख्य बात ये आती है कि इसमें एक फेमस जो है उदाहरण है और ये फेमस उदाहरण वहां पर पेपर के अंतर्गत आ जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये किस रचना या किस रासो ग्रंथ का उदाहरण है, ये किस रासो ग्रंथ में ये बात कही गई है, ऐसा उदाहरण वहां पर साथियों आ जाता है। शायद मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि वाकई में ही ऐसी चीजें आती है। तो इसके लेखक का नाम है नरपति नालह। इसका रचना काल है 1155 ईस्वी में और रचना काल के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। क्या दिया गया है? 1272 मजारी जेठ बदी नौमी बुधवारी नालह रसायन आरंभ सारठा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो साथियों इससे हमें ये पता लगता है कि 1155 ईस्वी की जो बात, रचना काल की बात जो की गई है वो इस दोहे से हमें पूरी की पूरी बात जो है सामने आ जाती है। क्या बात करी गई है कि 1272 मजारे, यानी कि 1272 के बीच की बात ये करते हैं तो 1155 वाली बात यहाँ पर हो जाती है। जेठ बदी नौमी बुधवारी, उस समय जेठ का महीना था, बदी थी, बदी मतलब सुदी और बदी दो होती है। सुदी का मतलब तो क्या होता है जिसमें आगे जाकर के क्या होती है, अमावस्या आ जाती है, यानी कि और इसके बाद में नौमी बुधवार, उस समय नौमी का दिन था और बुधवार का दिन था। नाला रसायन आरंभ है, यानी कि विश्वदेव रासो की जो रचना करी है नरपति नाल के द्वारा वो इसमें बात की जाती है। सारठा टूटी ब्रह्म कुमारी, यानी कि ब्रह्म कुमारी का बात ये हम लोग करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में इसकी बात की गई है। इसमें जो प्रधान रस है वो एक श्रृंगार रस की बात इसमें की गई है। साथ ही ये बहुत बार और अनेक बार पूछा गया प्रश्न है कि विश्वदेव रासो में किस रस की प्रधानता है, तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है या श्रृंगारिक बात इसमें की गई है। इसका जो काव्य रूप है, इसका काव्य रूप है एक मुक्तक काव्य, इसको मुक्तक छंद में लिखा गया है। मुक्तक छंद का मतलब यह होता है कि किसी भी छंद का प्रयोग कहीं पर भी कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई इसी छंद में पूरा का पूरा लिखा गया काव्य हो, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है कि जो विश्वदेव रासो है उसमें जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस और जो काव्य रूप है इसका वो है मुक्तक काव्य रूप। और छंद, इसमें जो कुल छंद हैं वो 128 छंदों में इसे लिखा गया है। कितने छंदों में? 128 छंदों में इसे लिखा गया है। किसके द्वारा? नरपति नाल के द्वारा। इसके बाद में बात करेंगे नायक की। नायक की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर तो बीसलदेव तृतीय अर्थात विग्रहराज चतुर्थ इसके क्या है? नायक हैं। नायक मतलब एक्टर है इसके सबसे मुख्य, ये बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नायिका की बात अगर करते हैं तो राजमती इसमें नायक है। ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है कि बीसलदेव रासो के नायक और नायिका इसमें कौन है। तो देखो नायक और नायिका, तो नायक तो कौन हो गए? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव हो गए। बीसल देव तृतीय के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नायिका जो है वो है कौन है? राजमती।
नायिका कौन है? राजमती। अब विशेष तथ्य की बात अगर हम करते हैं तो इसे एक लघु ग्रंथ कहा जाता है। किसको? बीसलदेव रासो को एक लघु ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, जो 100 यानी कि 100 पृष्ठों में लिखा गया है। वर्तमान काल की क्रियाओं का इसमें वर्णन किया गया है। वर्तमान काल की क्रियाएं जो भी रही है उसका वर्णन इसमें किया गया है। और पिंगल शैली में इसको लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? पिंगल शैली में इसे लिखा गया है। और 12 मासा का जो सर्वप्रथम वर्णन था वो बीसलदेव रासो में ही किया गया था। तो मेरे हिसाब से बीसलदेव रासो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बीसलदेव रासो के जो मुख्य जो पॉइंट थे वो मैंने पूरे के पूरे यहाँ पर आपके सामने कवर कर दिए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। तो बीसलदेव रासो के जो लेखक है वो नरपति नाल है। रचनाकाल 1155 में। इसका जो फेमस उदाहरण है वो है 1272 मजारी जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ सारथा टूटी ब्रह्म कुमारी। इसके बाद में प्रधान रस है श्रृंगार रस, काव्य रूप है इसका मुक्तक, कुल छंद है 128, नायक है बीसलदेव तृतीय या विगराज चतुर्थ, नायिका है राजमती। और विशेष तथ्य वाली बात करते हैं तो लघु ग्रंथ इसमें इसको कहा गया है। 100 पृष्ठों में इसको लिखा गया है। वर्तमान काल की क्रियाओं का इसमें वर्णन किया गया है। पिंगल शैली में बात इसमें की गई है। और 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन भी बीसलदेव रासो में ही किया गया है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। नंबर 2 पर बात करते हैं प्रमाण रासो की। प्रमाण रासो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और रासो ग्रंथ जो रासो साहित्य है उसमें एक बहुत बड़ा इसका रोल है। इसका जो लेखक है वो है जगनिक, यानी कि प्रमाण रासो के जो लेखक कौन है वो कौन है? जगनिक इसके लेखक हैं। और इसके रचनाकार हैं। 1230 ईस्वी विक्रम संवत में इसको लिखा गया है। याद हो जाना चाहिए आप लोगों को ये बात। इसके बाद में प्रधान रस, इसमें वीर रस की प्रधानता इसमें की गई है। विशेष तथ्य इसके क्या क्या रहे हैं, इसमें क्या क्या मुख्य बातें रही है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे मुख्य बात है इसको गेयता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गेय शैली में इसको लिखा गया है, जैसे गाया जाए ऐसी शैली में इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि हर बात को हम लोग जो है गा सकते हैं। ये इसकी बात है। इसमें आलाहा और या आलाहा खंड इसे हम लोग कहते हैं। आलाहा या आलाखंड के नाम से इसको जानते हैं। याद रखना, आलाखंड के नाम से किस रासो ग्रंथ को जाना जाता है? तो वो रासो ग्रंथ है हमारा प्रमाण रासो। प्रमाण रासो एक वीर रस प्रधान ग्रंथ माना गया है। इतनी सारी की सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं आलाह और उदल का इसमें वर्णन है। किसका वर्णन है? आला और उदल का इसमें वर्णन किया गया है। ये मुख्य मुख्य पॉइंट है जो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका, चाहे कहीं भी कोई भी कंपटीशन आप दे रहे होंगे, चाहे वहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आ जाता है तो एक भी बात यहाँ से बात नहीं जाएगी। तो याद रखिएगा, प्रमाण रासो में वीर रस में प्रधानता है। गेय शैली में इसको गाया गया है। गेय शैली में इसको लिखा गया है। आला और आलाखंड के नाम से इसको पहले लिखा गया था, इसलिए इसी नाम से इसको जाना जाता है। आलाह और उदल का वर्णन, यानी कि दो लोगों का वर्णन इसमें बहुत अच्छी तरह से किया गया है। आलाह और उदल का वर्णन, दोनों बहुत महान रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को, यानी कि प्रमाण रासो जो ग्रंथ है उसको अप्रमाणिक, यानी कि अप्रमाणिक नहीं अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ इसको माना है। क्या माना है? अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ इसको माना है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमाण रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके लिए मतलब जो भी पॉइंट यहाँ पर मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर क्या है? एक प्रश्न का ही रूप है। आप इसे प्रश्न ही मान के चलिए और ये प्रश्न आते ही हैं। कहीं ना कहीं इन प्रश्नों का वर्णन कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाण रासो को क्या माना? अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। वर्षा ऋतु पर आधारित गीत का वर्णन भी इसमें बहुत अनेक बार किया गया है। आगे है एक पद इसमें दिया जाता है, 12 बरस ले कुकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार, और बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है। और ये पद अनेक बार पूछा जाने वाला पद है। अनेक बार जो है कंपटीशन के अंतर्गत आया है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लिए जिए सियार, और बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं या किस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है? वो है प्रमाण रासो, एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है।
ठीक है। सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन किया गया था वो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, और चार्ल्स इलियट ने इसे आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। किसके द्वारा? चार्ल्स इलियट के द्वारा इसे आल्हा खंड के नाम से सबसे पहले प्रकाशित करवाया गया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो हुए हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे परमार रासो नाम से प्रकाशित करवाया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा इसे किस नाम से? परमार रासो के नाम से प्रकाशित करवाया था, और वो किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा इसे प्रकाशित करवाया गया था। आषाढ़ और श्रावण, यानी कि आषाढ़ और श्रावण मास का इसमें बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है। तो मेरे हिसाब से साथियों, ये दोनों के दोनों ग्रंथ आप लोगों को अच्छे से सामने आपके आ चुके हैं। इन दोनों ग्रंथों में एक भी पॉइंट, कुछ भी पॉइंट, ये मान के चलिए मैंने कहीं से कहीं कोई बात इसमें नहीं छोड़ी है। तो आप दोनों ग्रंथों के जो है नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, और एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेना। साथियों, अगर आप पहली बार विजिट करते हो तो जरूर जरूर अपने दोस्त को प्यार दीजिए। ये बहुत बढ़िया आप लोगों को नोट्स में उपलब्ध करवा रहा हूँ साथियों। तो साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो साथियों, आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।